स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट है कि वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैंने पहले भी कहा था एलोकेशन करने की बात यहाँ पर क्लासिफिकेशन पर ही आती है कि ग्रुपिंग कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स, फंक्शंस, नेचर, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, रेलिवेंस के अकॉर्डिंग, ताकि ईजिली डिसीजन लिया जा सके। जैसे कि मैंने पहले फीचर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस है तो ऑफिस से चार्ज होंगे, फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री के में, अगर किसी मशीन की रिपेयर है तो उस पर्टिकुलर मशीन से ही चार्ज की जाएगी। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। सेकंड आता है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। कहते हैं अगर क्लासीफाई कर दिया इट मीन्स उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग कर दी। रिकॉर्डिंग कैसे करी आपने? जर्नल से, जैसे हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र बनाते ही हमारी रिकॉर्डिंग होगी। कॉस्ट को एलोकेट करना। एलोकेशन का मतलब होता है कि पूरी आइटम को बांट देना, अलॉट कर देना अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होते हैं कि अपने क्या डिसाइडेड कर रखे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट को डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन का मतलब है कॉस्ट को मेज़र करना, कंप्यूट करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिपार्टमेंट एंड सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग। इट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। कहता है कि ये कंप्यूटेशन करने का जो काम है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का काम हम कॉस्ट शीट से ही कर पाते हैं। कॉस्ट शीट बनाना मैं बताऊंगी आपको, लास्ट के चैप्टर्स हैं ये। स्टेटमेंट कॉस्ट और प्रोडक्शन अकाउंट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज़। फिफ्थ पॉइंट आता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। मैंने पहले बताया कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है, डिपेंड करता है कि उस टाइम इन्फ्लेशन चल रही है, प्राइसेस में डिफ्लेशन चल रही है, तो उसके हिसाब से ऑपरेशन कॉस्ट क्या आने वाली है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। मतलब हम कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छा, बेटर क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट हमें मिल जाए, लेकिन प्राइस उसका कम होना चाहिए। बस थोड़ी सी इसी चीज़ के लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है कॉस्ट कंट्रोलिंग में। सिक्स पॉइंट आता है कॉस्ट को कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मतलब करंट वाले डाटे को पास्ट वाले डाटे के साथ, करंट डाटा को जो है पास्ट वाले डाटा के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है ताकि इजीली कॉस्ट कंट्रोलिंग की जा सके। अब कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए उन्होंने बताया बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ले रहा है, बर्स्ट्री कॉस्टिंग ले रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल ले रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। 6 पॉइंट कंपैरिजन वाला हो गया कि हमने कंपैरिजन कर लिया कि करंट कॉस्ट जो है प्रीवियस कॉस्ट के कंपैरिजन में या सिमिलर स्टेट में कैसे है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट की रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग करने का मतलब है कि आपने जो कॉस्ट शीट तैयार की है, जो बर्स्ट्री कंट्रोल तैयार किया है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट तैयार की है, प्रोडक्शन अकाउंट जो आपने बनाए हैं, उसकी रिपोर्टिंग आप उस पर्टिकुलर ब्रांच के मैनेजर को सबमिट कराना ताकि डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल हो सके। 8वां पॉइंट है आपका कॉस्ट रिडक्शन करना। इट मीन्स परमानेंट एंड जेन्युइन रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। रिडक्शन का मतलब ये है कि कॉस्ट कम कैसे होगी। अब मान लो कि मैंने कोयला को ट्रक में उतारा और चढ़ाया है, उसमें कुछ कोयला तो कम हो ही जाएगा, ये तो अपनी एबनॉर्मल कॉस्ट है। और अचानक से गोडाउन में मेरे आग लग जाती है तो वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मुझे टीन के जो बॉक्सेस हैं वो चढ़ाते हो, कुछ टीन मतलब 1-2 टीन जो है लीकेज होने लगे, वहाँ से तेल कम हो गया, तो उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता ना। तो ये तो हमारी परमानेंट है कि मतलब ऐसा करते हुए होगा ही होगा। फिर कॉस्ट को एनालाइज़ करना। एनालाइज़ तभी कर सकते हो जब आपके पास 2 या 2 से 4 शीट्स होगी, तभी एनालाइज़ होगा कि आपका डाटा पहले क्या रिपोर्ट करता था और अब क्या रिपोर्ट शो करता है। 10th पॉइंट आता है कॉस्ट को ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब है जो भी डाटा, रिसीव, डॉक्यूमेंट, वाउचर जो भी आपने यूज़ किए हैं, एग्जामाइन किया है कॉस्ट सेंटर के लिए, तो उसमें ऑडिटिंग की जाती है। फिर ये तो थे आपके स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि कॉस्ट जो है किसी न किसी कारण की वजह से उसकी इतनी कॉस्ट लगी है और एमआरपी रेट इतना डिसाइड हुआ है, इस वजह से है। जैसे मैं अभी आपको पहले भी समझा रही थी, उसमें देखो ध्यान लिखा हुआ है ना, रेंट ऑफ द फैक्ट्री फॉर इंस्टेंस कैन नॉट बी चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। अब फैक्ट्री का रेंट है, ऑफिस के एक्सपेंस से चार्ज नहीं हो सकता। फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा। रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ ए मशीन कैन नॉट बी चार्ज टू सम अदर मशीन, कि एक मशीन ए है उसकी रिपेयरिंग करानी है, उससे बी से चार्ज कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी एक फॉरमैन को सैलरी देनी है तो वो एक सिंगल यूनिट से जो है चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि एक या एक से 2-4 यूनिट के लिए फॉरमैन रखे जाते हैं सुपरवाइज करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो इसलिए उन्होंने कहा जितने भी ऊपर सारे केसेस हैं वो किसी न किसी कारण से रिलेटेड होते हैं।
सेकंड पॉइंट आता है कोस्ट इज़ चार्ज आफ्टर इट इज़ इनकर्ड। जब वो कोस्ट हो जाएगी, जैसे मान लो मैंने एक एप्पल का काम मैं करती हूँ और एप्पल मैंने मार्केट में जाके सेल करने हैं। अब एप्पल तो सेल तभी होंगे जब वो फैक्ट्री से फिनिश्ड हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि वो फैक्ट्री के अंदर है और मैंने ये रिपोर्ट बनाकर दे दी कि ठीक है वो सेल हो चुके, तो वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा जब तक वो फैक्ट्री से फिनिश्ड होके मार्केट में नहीं जाते, तभी है। इसका मतलब कोस्ट को तभी चार्ज किया जाएगा जब वो इनकर्ड मतलब सेल हो चुकी होगी। थर्ड आता है एबनॉर्मल कोस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोस्टिंग। एबनॉर्मल कोस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एबनॉर्मल कोस्ट एक ऐसी कोस्ट है जो अनकंट्रोलेबल है बट इट विल बी मैनेज हो सकती है। लाइक एबनॉर्मल कोस्ट में फायर है, रियॉट्स है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, ये सब आपकी एबनॉर्मल कोस्ट है। तो अगर हम एबनॉर्मल कोस्ट को भी चार्ज करने लग जाते हैं तो वो हमें गलत रिजल्ट आना शुरू कर देंगे। फोर्थ पॉइंट आता है पास्ट कोस्ट आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर कोस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोस्ट अकाउंटिंग में कि अगर पास्ट कोस्ट के बिहाफ पे आप ये सोचो इन फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है एक महीने पहले क्या प्राइजेज़ हाइक पर थे या लो पर थे। अब लेबर की कोस्ट क्या है, देखो पहले लेबर जो है 150 रुपीज़ लेता था, अब 1000 रुपये उनकी आती है कोस्ट। तो इस तरह से मतलब आप पास नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉइंट है यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सपोज़ मैं एक फैक्ट्री पे काम कर रही हूँ या एक प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ, उस पर 4 साल पहले मैंने काफ़ी अच्छी एडवर्टीज़मेंट दी थी और जिसका बेनिफिट मुझे इन फ्यूचर मिलने वाला है, तो एक ऐसी कोस्ट को आप चार्ज कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म हैज़ नो प्लेस इन कोस्टिंग। कंजर्वेटिज्म का मतलब अलर्टनेस की बात कर रहा है कि उसका कोस्टिंग में कोई प्लेस नहीं है। क्यों? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, ठीक है, ऐसा स्टॉक जो सेल नहीं हो पाया एट द एंड ऑफ द ईयर तक भी। अब उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक दो होते हैं, तो कोस्ट प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कौन सा चार्ज करते हो? विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो कम है। लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कोस्ट और मार्केट प्राइस दे रखा है तो आपने कोस्ट पर ही उसको चार्ज करना है, इसमें कोई बायसनेस नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन कोस्ट स्टेटमेंट बनाते हुए एक पॉइंट है, कहता है इफ़ हावेवर आ कंटीजेंसी इज़ टू टेकन, अगर किसी भी तरह की कोई कंटीजेंसी है तो उसे डिफरेंस पॉइंट में लिख लिया जाता है। 6 पॉइंट आता है अकाउंटिंग फॉर कोस्ट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। कहता है जितनी भी कोस्ट की लेज़र तैयार होती है वो डबल एंट्री प्रिंसिपल ही बेस पर होती है। द सेम प्रिंसिपल विच इज़ अडॉप्टेड सो एग्जीक्यूटिवली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड होता है रेगुलर बेसिस पर। तो कोस्ट को असर्टेन करने का काम, उसमें कौन सी टेक्निक, कौन सी कंट्रोलिंग यूज़ हो रही है, गाइडेंस यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है कोस्ट कंट्रोलिंग में की जाती हैं।